नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं आप सबों के बीच फिर से एक नई खबर के साथ। अभी मेरी उपस्थिति रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के जो जिला मीडिया प्रभारी मनोनीत किए गए हैं रवि रोशन यादव जी को, उन्हीं के निवास स्थान पे आया हुआ नौजवान है और बहुत कम उम्र में इनको पूरा जिला का कमान सौंपा गया है भाजपा के। चलिए बातचीत करते हैं रवि रोशन यादव जी से। रवि जी, सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशंस आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो मेरे विषय में कहा है मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतने कम उम्र में आपको खास करके भाजपा, जिसको एक बड़ी पार्टी का दर्जा मिला हुआ है कई वर्षों से, और उसमें आपको एक जिला का जो है प्रभार सौंपा गया है और खास करके मीडिया के क्षेत्र में। जी, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य के रूप में मुझे जिला अररिया में जो मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं जिला में 2 व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक और हमारे अभिभावक आदरणीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी एवं हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष श्री आदित्य नारायण जी, इन दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो भी जिला में मैं हूँ, इन दोनों की वजह से हूँ। खास करके सांसद जी का आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और उन्हीं के रास्ते पे मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। अररिया जिला में रोशन जी, ऐसा है कि कई जो है उम्र दराज के लोग भी हैं, बीजेपी में हैं, कई अच्छे नेता हैं, पॉपुलर चेहरा भी है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह कार्यभार सौंपा गया है। क्या कुछ खास है इसमें, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग के कार्यकर्ता हैं, युवा भी हैं, छात्र भी हैं, नौजवान भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं जो लगातार इतने दिनों से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी आपके काम को देखती है, पार्टी आपके जुझारूपन को देखती है। कहीं ना कहीं हमारे माननीय सांसद जी को लगा कि ये लड़का नया है, काम करने का जुनून है इनको और मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपनी तरफ से पूरे जिला को और पार्टी नेतृत्व को कि मैं आपके भरोसे पे उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं काम करूं लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग भी पार्टी से जुड़े और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत और किया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा आजीवन। ऐसे अररिया जिला में अगर भाजपा का चेहरा अगर देखा जाए तो उसके अनुसार से मुझे नहीं लगता है कि आपकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा रही है, खास करके अररिया जिला में। फिर भी आपको बीजेपी जो है वो आप पे भरोसा करके आपको जिला का प्रभार जो है दिया है। क्या कुछ खास रहा कि आपको? जी, सही कहा आपने, जिला में मेरी एक्टिविटी कम रही है। मैं प्रदेश में, जब मैं छात्र जीवन से ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे भाजपा की विचारधारा से जुड़ना है, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा से चलती है। राष्ट्र के प्रति समर्पण, लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, तो मैंने भाजपा को चुना। और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, तब से मुझे ललक थी और मैं उस समय से छोटे मोटे एक्टिविटी में शामिल होता गया। पटना लौटने के बाद मैं अपना जॉब भी करता था और उसके साथ पार्टी के कार्यक्रम में जाना आना इस तरह से लगा रहता था। पार्टी एक दिन में कोई जिम्मेदारी नहीं देती है, कहा ना कि यहाँ एक एक कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं, पार्टी की नज़र में सबकी जो है ना सीआर वहाँ बनती रहती है। तो काम मैं, इससे पहले मुझे युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति की जिम्मेदारी मिली माननीय नित्यानंद राय जी के कारण मिली। उन्होंने जब मुझसे मिले, मेरे काम को देखे, तो उनको लगा कि लड़का अच्छा कर पाएगा। उसके बाद मैंने वहाँ भी काम किया। पटना जैसी जगह में आपको अररिया से जाकर के वहाँ जगह बनाना एक बहुत लगता था टफ है, कठिन है। फिर उसके बाद मुझे संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, चूँकि मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि आज इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि मौका मिलेगा तभी आप काम कर पाएंगे। सोशल मीडिया का क्षेत्रीय प्रभारी बनाया, जिसमें कोसी सीमांचल एरिया आता था, 7 जिला था। हम लोग जिला में जाकर के कार्यशाला लगती थी, उसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना। उस समय ट्विटर नया था, फेसबुक पे इतने लोग नहीं आ पाते थे, आपको इंस्टा था, तो सबके विषय में नरेंद्र मोदी जी का नमो ऐप आ गया था। इसको कैसे एक्सेस करें, कैसे हम काम करें, इसके लिए हर एक जिले में जाकर के हम लोगों की टीम काम करती थी, कार्यशालाएं लगाती थी। फिर छात्र जीवन से ही आप जो है भाजपा का जो है कार्यकर्ता के रूप में, या फिर जो भी कार्यभार मिला आपको, उसको निर्वहन किए हैं, अच्छे से निर्वहन किए हैं, जिसका परिणाम भी आज देखने के लिए मिल रहा है, खास करके अररिया जिला में। क्या आपको एक नौजवान होने के नाते भाजपा में आपको क्या एक ऐसा चीज दिखा जिसके कारण आप छात्र जीवन से भाजपा में जो है शामिल हो? देखिए, 2 चीज़ मुझे लगा। एक तो राष्ट्रवादी विचारधारा, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, और अगर आप में क्षमता है तो आपको जगह मिलेगी, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। दूसरा जो मैंने भाजपा को जो चुना,
मैं आपको जब छात्र जीवन में ही एक बार लालू जी से मिला, ये कहानी आपको कह रहा हूँ। लालू जी से जब मिला तो मैं देखा कि उस समय राजद और जेडीयू की सरकार चल रही थी और जितने बड़े-बड़े नेता थे सब बाहर खड़े थे। भोला बाबू जो कि लालू यादव के राइट हैंड माने जाते हैं, कई मिनिस्टर गेट के बाहर खड़े थे, मैं भी खड़ा था। आदेश आया लालू जी का मिलने का, सब लोग गए, सब लोग खड़े हाथ जोड़े, अपनी-अपनी कुर्सी लेके बैठे, मैं भी अपनी कुर्सी लेके बैठा। लालू जी से मिला, मैंने कहा कि मैं भाजपा का हूँ, तो बोले कि क्या तुम लोग को नरेंद्र मोदी देता है, भटक गए हो यादव होके। मैंने कहा सर वहाँ मान-सम्मान मिलता है, लालू जी के मुँह सामने में, ये बात इसका रिकॉर्ड है। और मुझे लगा कि यहाँ पे कोई मान-सम्मान कार्यकर्ता खास करके यादव जो समाज के लोग जुड़े हुए, हाँ, लालू जी ने किया है जो किया अपने समय में, समाज ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया है। आज एक वेटनरी कॉलेज से लेकर के यहाँ तक का सफ़र हमारे समाज के बदौलत लालू जी पहुँचे हैं। तो मुझे लगा और मैं भाजपा के कार्यालय जाता था, वहाँ मान-सम्मान मिलता था हर एक कार्यकर्ताओं को। तो ये चीज़ मुझे लगा कि अरे भाई मुझे तो इससे कमाना थोड़े ना है, मुझे काम करना है। और जहाँ मान-सम्मान एक छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को मिला, ये अंतर बहुत लोग नहीं समझते। आप पटना जाएँगे, बड़े नेताओं के यहाँ जाएँगे, आरजेडी के लोगों से आप मिलेंगे तो आपको पता चले उसके सिर्फ इर्द-गिर्द लोग उसके घिरे रहते हैं, वही लोग एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन भाजपा में आपको एक डिप्टी सीएम से मिलना है, आप एक कार्यकर्ता आप जाके मिल सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये 2 अंतर है जो कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता बना और आजीवन रहूँगा। मेरी पहली पार्टी भी भाजपा है और आखिरी भी होगी। जी। अभी अगर देखा जाए तो जो सरकार, अब चूँकि आप बिहार से हैं, हम बिहार से हैं, बिहार की बात करेंगे तो आप कितना संतुष्ट हैं सरकार से? अभी जो वर्तमान में सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट? देखिए, संतुष्ट हैं लेकिन और की उम्मीद है क्योंकि मैं एक युवा हूँ, आज क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा हूँ, समस्याएँ हैं, आती हैं। लेकिन एक विश्वास है मुझे कार्यकर्ता के नाते अपने मोदी जी पे, अपने सांसद प्रदीप सिंह जी पे कि करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे और सरकार जो उम्मीद है उसको पूरा करेंगे तो हमारे सांसद प्रदीप सिंह जी ही अररिया में करेंगे। तो भरोसा है कि जो काम नहीं हुआ है वो यही लोग करेंगे। आप अगर राजद के शासनकाल को देखेंगे 15 साल, आज लोग अभी कल हमारे सांसद जी ने कई सड़कों का शिलान्यास किया है। उन्होंने बताया कि 850 सड़क सिर्फ अररिया जिले में है। उसके बाद 300 से ज़्यादा लगभग नहीं नरपतगंज विधानसभा में है। आप बताइए सड़कों का जाल भी जाएगा। पहले जब राजद के नेता से, लालू जी से यहाँ के लोग, हमारे समाज के लोग कहते थे कि सड़क बनवा दीजिए तो कहते थे कि किसके पास गाड़ी है, कौन चलेगा सड़क पे, क्या करोगे सड़क, ऐसा कहा जाता था। और ये भी रिकॉर्डेड चीज़ है, लोग बताएंगे। लेकिन आज सड़कें लोग खोज-खोज के बता रहे हैं कि यहाँ नहीं बना है, इसको करिए। तो जो आज सड़कों का जाल बिछा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोगों के क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, तो ये सब विकास का एक सफर है। लेकिन इसमें तो आरजेडी के विधायक, खास करके नरपतगंज का बात करूंगा, नरपतगंज के पूर्व विधायक आरजेडी के रहे हैं माननीय अनिल यादव जी। उनका तो मैं कई जगह सुना हूं और पब्लिक से भी मुझे सुनने के लिए मिला है ऐसा कि अनिल बाबू के रीजन में जो है रोड का जाल बिछा है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में। फिर आज आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा रोड का जाल बिछाने का शिलान्यास हो रहा है, तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है? देखिए अंतर मैं बता रहा हूँ, समझने वाली टेक्निकल जो बातें हैं। अनिल बाबू जब विधायक थे तो सरकार किसकी, कुछ ही दिन 2 साल के लगभग रही है आरजेडी जेडीयू, समझ गए। आरजेडी के पास ही, तेजस्वी यादव के पास पीडब्ल्यू मंत्रालय रही है, ग्रामीण कार्य विकास जो है आरजेडी के पल्ले रहा। कितना काम हुआ, कितना कम काम हुआ, आप इस बात को देखें, जबकि दोनों मंत्रालय इन्हीं लोगों के पास। चाहते तो आज जितनी सड़कों की बात हो रही है, एक-एक सड़क बन सकती थी, वो लग सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। ज़्यादातर समय में अनिल बाबू के 3 साल के कार्यकाल में ही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और एनडीए की ही सरकार थी। तो काम सरकार करती, विधायक तो अपने लिए अनुशंसा करता है, काम तो सरकार, योजना तो सरकार का होता है। या तो पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा, या ग्रामीण कार्य विकास करेगा, या बाकी जो पंचायत के द्वारा होता है पंचायत के द्वारा। तो सरकारें तो एनडीए की थी भाई साहब। जब आपके पास 15 साल था तब आपने क्या किया है, हिसाब इसका दीजिए ना। कहाँ सड़कें थी, कहाँ बिजली था, क्राइम आप इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते थे, सेवा का पूछ सकते थे। आज हमसे भी हमारे सरकार के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में पूछते थे, अपहरण कर लिया जाता था, गाली गलौज होता था, एक अराजकता का माहौल था, एक सिस्टम कोलैप्स कर गया था, कानून नाम की चीज़ नहीं थी। और आज देखिए, ऑफकोर्स हम इस बात से सहमत हैं कि और भी होना चाहिए। और हमारी सरकार जब अभी 2025 में आएगी तो आप देखेंगे कि जो विकास रह गया उसमें तेजी से गति मिलेगी। नरपतगंज के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। विकास के अलावा अगर बात करें तो विकास के अलावा आप नौजवान हैं, आपसे जानना चाहूँगा, आप खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और भगवान कृपा से आपको जो है बहुत बड़ा एक भार भी मिला है अररिया जिला का। आप नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में कौन सी ऐसी मूल आवश्यकताएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है, क्षेत्र है जहां पर जनताओं को जो है सही से
मिल नहीं पा रहा है, वर्क नहीं हो पा रहा है, उनका परेशानियों से जूझ रहा है। तो कौन-कौन सी ऐसी समस्या है जो आप जान रहे हैं, उसको बताइए? देखिए, आपकी बात को मैं समझ गया। मैं भी डेली लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ रहूँ, पटना रहूँ, लोगों से संवाद होता रहता है। उनकी जो मूलभूत समस्याएँ हैं, कुछ और हैं। अब दो भाग में इसको मैं बाँट रहा हूँ। एक तो है सरकार जो काम कर रही है, सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो तो हमारे सांसद विधायक कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोगों की आम समस्या होती है, एक विधायक या एक जनप्रतिनिधि से लोगों की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो वो देखिए, यहाँ पे तो किसी आदमी को बड़ी कंपनी खोलनी नहीं है कि एनओसी चाहिए या लाइसेंस चाहिए, कि जो बड़ा पैरवी चाहिए दिल्ली से चाहिए। उसके बाद जो है, और किसी के लिए कोई बड़ा ठेकेदार नहीं है, कोई बड़ा बिज़नेसमैन यहाँ नहीं है, किसी को बड़ा लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी की आम समस्याएँ हैं। अगर कोई एक एमएलए अगर तत्पर रहे, उसके पास ईमान रहे और उसको रहे कि हमको जनता की मदद करनी है और उसमें एनर्जी रहे, युवा हो, तो बहुत काम कर सकता है। आप जनता की समस्या देखिए, थाना ब्लॉक से जुड़ा है, उसका जो है सीओ के पास समस्या होती है, उसका जो है दाखिल खारिज नहीं होता है, कर्मचारी पैसा लूटता है, थाना में थानेदार केस नहीं लेता है, पैसे वालों का जो है बुलवाला रहता है, सचिव प्रमाण पत्र नहीं बनाता है, तो जो है, और थोड़ी बहुत बिजली सड़क की समस्या, यही सब समस्याएं होती है। आंगनबाड़ी की सेविकाएं काम नहीं करती है। अगर मैं जब विपक्षी एमएलए को देखता था, जहाँ भी विपक्ष के एमएलए हैं, वो क्या करते हैं, उनका वसूली गैंग होता है। वो सीओ से पैसा लेते हैं, थाना से पैसा लेते हैं, आंगनबाड़ी से पैसा लेते हैं, आपको सचिव से पैसा लेते हैं, मास्टर टीचर को भी नहीं तो छोड़ते। आप ऐसा मानते हैं कि अभी वर्तमान में ऐसा हो रहा है सभी ब्लॉक? इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मैं विपक्षी एमएलए की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा करते हैं, तो क्यों थाना प्रभारी उनका सुनेगा, क्यों सीओ उनका सुनेगा, क्यों सचिव उनका सुनेगा? अभी देखा है ना कि भाई वीरेंद्र का जो प्रकरण है, एक सचिव का जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो विपक्षी एमएलए हैं, वो इस तरह का जो है इकोसिस्टम बना देते हैं कि उनको सिर्फ वसूली से मतलब रहता है। वो सामने से फ़ोन कर देते हैं, इसका काम कर दीजिएगा, और कोई एक हवलदार नहीं सुनता। इसके पीछे रीज़न है कि अगर हमारा ईमान है, एक एमएलए का प्रोटोकॉल जो होता है, एक बिहार के चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। आप उस अधिकारी को विधानसभा के पटल पर खींच के ला सकते हैं और वो सस्पेंड ही नहीं, वो बर्खास्त हो सकता है, आप में इतना ताकत है। लेकिन आप वसूली कीजिएगा तो कैसे होगा? तो आपको सबसे पहला है कि आपको अपना ईमान ठीक रखना होगा कि भाई मुझे छवि बनानी है। हमारे लिए प्राथमिकता है कि हमें अपनी छवि बिल्ड करना है, मुझे आगे जाना है, पार्टी में भी आगे जाना है। तो इसके लिए मेरा है कि मैं अपना ईमान, सबसे पहले सारे वसूली बंद हो, और अधिकारी, जब अगर आपको नॉलेज होगा, कंटेंट होगा, तो अधिकारी कैसे नहीं सुनेगा? इसीलिए मैं अपने क्षेत्र में लाना चाहूँगा, आप जहाँ से अपना दावेदारी पेश करेंगे अभी, और जो आगे की बातचीत है हम लोग करेंगे ही उस पे चर्चा। लेकिन फिलहाल अभी मैंने आपको एक सवाल किया था कि आप ऐसा मानते हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, आम जनताओं की, तो वो सही में है ब्लॉक स्तर पे या नहीं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ विपक्ष के एमएलए हैं, एमएलए का विपक्ष के नहीं, मैं विपक्ष एमएलए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूलभूत समस्याओं की बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में समस्या है या नहीं? देखिए, समस्या की आप बात कर रहे हैं, तो समस्या लोगों को परेशानी होती है, तो हमारे जो सांसद जी हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। अभी देखिए, सरकार का एक और पहल देखिए, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे-जैसे आपको टेक्नोलॉजी आते जा रही है, आपको मैनुअल काम बंद होते जा रहा है। पहले हर काम जो रसीद करता था, आपको हाथ से करता था, अब आपको ऑनलाइन प्रोसेस होता रहा है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आते जा रहा है, तो करप्शन ऑलरेडी वो घटता जा रहा है। अब एक और उदाहरण दे दें, जो नया प्रयास चल रहा है सरकार के द्वारा, कि दाखिल खारिज के लिए आपको सीओ के पास अब चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको रजिस्ट्री ऑफिस में ही ये अब फिर आने वाला है कि रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्री के बाद ही वही प्रबंध होगा, तो और आपको ये जो है करप्शन घटेगा। ये तो हमारी ही सरकार कर रही है ना। विजिलेंस देखेंगे हर जगह इतना एक्टिव, अब चोर तो चोरी करेगा ही, तो जो सिपाही है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो सिपाही होता है, उसको नज़र रखना कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। और तब ये कारगर होगा जब हमारा ईमान पक्का रहेगा कि मुझे सैलरी, एक एमएलए को सैलरी मिलती है भाई, तनख्वाह मिलता है, आपको आने जाने की सुविधा मिलती है, रहने का सुविधा मिलता है, और आपको क्या चाहिए? आपको ठेकेदार से वसूली चाहिए, आपको जो है, आप टीचर को नहीं छोड़ते हैं, बेंच डेस्क से लेकर हर एक चीज़ में, तो क्या आप क्वालिटी मेंटेन करें? आप ईमानदार रहिए। तो आप कह तो रहे हैं कि एक एमएलए को अधिकार है कि वो विधानसभा में क्वेश्चन रेज कर सकता है, और ऐसे अधिकारी को विभाग लाइन हाजिर कर देगा। अगर 10 अधिकारी सस्पेंड हो जाएँ, 10 अधिकारी की नौकरी चली जाए। बिल्कुल रोशन जी, मैं अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हूँ, ग्राउंड का बात करना चाहूँगा आपसे, और मैं बार-बार बीच में यही सवाल कर रहा हूँ आपसे कि चूँकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और नौजवान हैं, हो सकता है कल आपको नरपतगंज का कमान मिल जाए।
ठीक है, तो अभी से आप जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे समस्या को जो क्षेत्र में जनताओं के साथ है, तो फिर उसका भी समाधान नहीं हो पाएगा शायद, इसीलिए ऑब्जर्व करना उचित रहेगा अभी। तो हम एक नौजवान हैं आप, और लेकिन आप समस्या को तो देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं। आपके साथ भी हो सकता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न ज़रूर हुई होगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि खास करके नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक पड़ता है, नरपतगंज विधानसभा, नरपतगंज, भरगमा। तो ये 2 ब्लॉक में जनता सबसे ज़्यादा परेशान किस चीज़ को लेकर के? ये आपसे मैं जानना चाहूँ पर्सनली आपसे। देखिए, जनता की परेशानी है, मैं तो लोगों से मिल ही रहा हूँ, जितना समय मुझे मिलता है लोगों और लोग आते भी हैं समस्या लेके, एक तो इलाज के लिए आते हैं। तो देखिए अपने ज़िले में जो अभी माननीय सांसद को का आप आभार व्यक्त हम तो करते ही हैं, जनता को भी करनी चाहिए कि आज मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है। बर्न जो कोई माँ-बहनें इधर क्षेत्र में गरीब जो जल जाती है, उसको एडमिट करने के लिए बर्न डिपार्टमेंट है नहीं, अररिया में। अभी जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, वो भी सुविधाएँ होंगी, आईसीयू की सुविधा होंगी, आपको हर एक बीमारी का कैंसर से लेकर के जो है न्यूरो, हार्ट, कार्डियो, आपको नेफ्रो सारे डिपार्टमेंट के इलाज यहाँ होंगे, तो कितनी सुविधाएँ मिलेंगी। ये तो हमारे मोदी जी का ही देन है ना कि आपको पूर्णिया बन गया, मधेपुरा बन गया, अब अररिया में बन रहा है। इतने दिनों से भी तो और भी दल के लोग रहे हैं, लेकिन आज वो काम हो रहा है। और स्वास्थ्य में जो मुझे लग रहा है कि एम्बुलेंस की सुविधा अगर और हम अपने सांसद जी से इस बात को भी रखेंगे, क्योंकि हमें जनता के लिए काम करना है। अब देखिए यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो अगर उसको रेफ़र करने की ज़रूरत है तो आसानी से एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। लोगों को महँगा रकम खर्चा करना पड़ रहा है। जो गरीब आदमी है भाई, किसी तरह कर्ज़ लेके वो खेती कर रहा है, मक्का बेच के अपने बाल-बच्चों को पढ़ा-लिखा रहा है, वो यहाँ से पटना जाने के लिए कहाँ से खर्च करेगा? तो फ्री एम्बुलेंस और बढ़े, हर एक हॉस्पिटल में हो और कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट सभी हॉस्पिटल पीएचसी में हो, इसकी चिंता हम ज़रूर करना चाहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो ऐसा मूलभूत एक आधार है, जो कि आम ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अब शिक्षा को लेकर के जो है मेरा विज़न है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, नरपतगंज में आईटीआई हो, महिलाओं के लिए आईटीआई हो, जैसे फॉरबिसगंज अदर जगह पे नरपतगंज में भी हो, एक बड़ा क्षेत्र हो चुका है और यहाँ पे और प्रोफ़ेशनल कॉलेज जो है, तो यहाँ पे लोग जैसे कि अभी फॉरबिसगंज में एक रूमटा ग्रुप का है, उसी तरह यहाँ भी लोग इन्वेस्ट करके यहाँ आए, तो आप उसके लिए विल पावर दिखाइएगा तभी तो, आप लगिएगा तभी तो कि भाई यहाँ के बच्चे भी बीबीए करे, बीएससी करे, आपको बीसीए करे, बीबीए, एमबीए करे, ताकि जो है प्रोफ़ेशनल कोर्स में भी उसको जॉब मिले, प्रोफ़ेशनल आपको डिपार्टमेंट में भी अच्छा-अच्छा नौकरी है, अच्छे-अच्छे जगह पे लोग काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी मिले ही मिले, हमारी सरकार तो उस पे लगी हुई है, इतने टीचर की बहाली हुई है, ताकि और भी कोर्सेज़ की पढ़ाई यहाँ हो, ताकि गरीब का बच्चा पटना, दिल्ली, मुंबई में कहाँ से पढ़ पाएगा? सही है, शिक्षा का जी, जी। हॉस्टल का चार्ज है 10,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया महीना, कहाँ से गरीब आदमी दे पाएगा? अगर यहाँ वो व्यवस्था हो जाए, तो जितने भी बच्चे पढ़ेंगे और एक आदमी को अगर एक परिवार में रोज़गार हो जाता है, परिवार का जो है ना एकदम इकोनॉमिक बदलने लगता है, उसकी आर्थिक ज़िंदगी बदल जाती है और फिर वहाँ से उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। और स्वास्थ्य में अगर उसको अब देखिए प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी योजनाएँ हैं कि 5 लाख तक का आपको इलाज मुफ्त मिल रहा है। आज से पहले कितनी सरकारें आई। आज आप देखिए मैं तो पटना में लोगों की मदद करता रहता हूँ, आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं और हार्ट का हो, कार्डियो का ऑपरेशन हो, न्यूरो हो, अब नेफ्रो के जो किडनी के पेशेंट जाते हैं, बाकी जो अदर जो है पेट के जितने रोगी जाते हैं उसका जो है 5 लाख के अंदर में इलाज हो जाता है। कितनी बड़ी आप समझिए राहत है, जो सरकार की योजना है, जो गरीब है। अभी भी दुःख हो रहा है कि लोगों को जो है राशन की आवश्यकता पड़ती है, 5 किलो अनाज जो मिल रहा है। तो लेकिन क्या करिएगा, जो इन लोगों ने जो बिहार को इतना पीछे धकेल दिया कि वहाँ से शुरू करना पड़ रहा है। लोग कितने राहत में हैं कि लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। अभी देखिए बुजुर्ग परिवार में क्या होता है कि आज के गरीब परिवार में लोग बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग अपने माता-पिता को जो है उसकी देखभाल नहीं करते।